हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार, पीजीटी केमिस्ट्री, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नांगल चौधरी, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा। स्टूडेंट्स, आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं कक्षा 10 के एक महत्वपूर्ण अध्याय कार्बन और उसके यौगिक अध्याय के अंतर्गत आने वाले एथेनोइक अम्ल टॉपिक का। एथेनोइक अम्ल जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एथेनोइक अम्ल क्या होता है, इसके भौतिक गुण क्या है, इसके रासायनिक गुण क्या है, इसके क्या उपयोग है, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एथेनोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र बताना चाहूंगा। देखिए, एथेनोइक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र होता है वह होता है CH3COOH। जो एथेनोइक अम्ल है उसमें फंक्शनल ग्रुप अर्थात प्रकार्यात्मक समूह COOH जुड़ा होता है। यदि हम इसकी प्रकार्यात्मक समूह के हिसाब से और हम कहें कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के हिसाब से, क्योंकि जो COOH ग्रुप जिसमें जुड़ा होता है तो COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप माना जाता है और COOH जिसमें जुड़ जाएगा वह कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा। तो यहां पर यह जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है ये समजातीय श्रेणी में दूसरे नंबर पे आने वाला यौगिक है। आइए हम पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में चर्चा करें। देखिए, जो पहला कार्बोक्सिलिक अम्ल है उसमें ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है COOH यह रहेगा। तो COOH की संरचना किस प्रकार की होती है? COOH की जो संरचना है यह देखिए इस प्रकार से, कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा, द्विआबंध होगा और OH इधर जुड़ा होगा, एक आबंध इधर स्वतंत्र होगा। तो यदि हमें इसमें पहला कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना है तो हम यहाँ पर केवल H जोड़ देंगे। H जोड़ने से जो हमारे पास सूत्र बनेगा HCOOH ये बन जाएगा। देखिए HCOOH, और HCOOH में देखिए एक कार्बन आया है, तो एक कार्बन जहां होता है उसको हम बोलते हैं मेथ। और क्योंकि मीथेन होता है एक कार्बन वाला जो यौगिक होता है, उसका हम क्या करेंगे, जब नाम लिखेंगे तो E को हटा देंगे और OIC ये जोड़ देंगे, तो इसका नाम हो जाएगा मेथेनोइक एसिड HCOOH। तो इस प्रकार से HCOOH सबसे सरलतम कार्बोक्सिलिक अम्ल है। मैं आपको बता रहा था कि CH3COH दूसरे नंबर का कार्बोक्सिलिक यौगिक है। देखिए कैसे, यहां पर अगर मैं एक कार्बन और बढ़ा दूं, ये देखिए कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है और एक OH इधर जुड़ा हुआ है, तो कार्बोक्सिलिक समूह तो हो गया, COH हो गया। अब मुझे क्या करना है, एक कार्बन और बढ़ा देना है, क्योंकि मुझे एथ बनाना है। एथ में दो कार्बन होते हैं, दो कार्बन तो मैंने जोड़ दिए, इसके साथ मुझे 3 हाइड्रोजन और बढ़ाने हैं, क्योंकि कार्बन की संयोजकता को पूरा करने के लिए 3 हाइड्रोजन की यहाँ जरूरत है। 3 हाइड्रोजन जोड़ने के बाद क्या बन गया, CH3। ये देखिए यहाँ पे CH3, तो क्या बना CH3 और COOH, CH3COOH ये बन गया। और नाम क्या हो गया, दो कार्बन के लिए आता है एथ हो गया, और इथेन के साथ E को हटा करके OH जोड़ देंगे और नाम बन जाएगा एथेनोइक एसिड। तो इस प्रकार से हमारे पास हिंदी में बोलेंगे एथेनोइक अम्ल और एथेनोइक एसिड बन जाएगा। तो दूसरे नंबर का आने वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल है एथेनोइक अम्ल। पहले पे मेथेनोइक अम्ल HCOOH, दूसरे पे CH3COH एथेनोइक अम्ल, तीसरे पे C2H5COOH प्रोपेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल, पेंटेनोइक अम्ल, बहुत सारे कार्बोक्सिलिक अम्ल होंगे। लेकिन हमारे पास यहाँ पर जो अध्ययन के लिए है वह है एथेनोइक अम्ल। और एथेनोइक अम्ल का सूत्र अभी मैंने आपको बताया क्या होता है, CH3COOH होता है, CH3COOH होता है। तो यहां पर रासायनिक सूत्र के बाद अगर मैं इसके सामान्य नाम की बात करूं कि
एथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या होगा? देखिए आईयूपीएससी के अनुसार तो एथेनोइक अम्ल हो गया है, एथेनोइक एसिड हो गया है, लेकिन सामान्य नाम अगर हम इसका देखें तो क्या होगा? देखिए इसका सामान्य नाम होगा एसिटिक अम्ल। क्या नाम होगा? एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल अर्थात एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड होगा। आपने एसिटिक एसिड जो है अवश्य सुना होगा। अगर आपने अभी तक नहीं सुना है तो आगे आने वाली क्लासों में आप इसके बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो सामान्य नाम आपसे पूछा जाए कि एथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है, तो एसिटिक अम्ल है। या कोई प्रश्न आपको एसिटिक अम्ल के नाम से पूछा जाए तो वहां आप समझिएगा कि एसिटिक अम्ल का मतलब है एथेनोइक अम्ल। ठीक है, इस एथेनिक अम्ल को हम अपने रोजाना के जीवन में किस नाम से जानते हैं? देखिए हम इसको सिरका, सभी के घरों में लगभग इस्तेमाल होता है सिरका। घर में अचार डालने के लिए जो हम यूज करते हैं सिरका, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम विनेगर। क्या कहते हैं हम उसको? विनेगर अर्थात सिरका। सिरका जो होता है ना वो भी एथेनोइक अम्ल से अर्थात एसिटिक अम्ल से ही बनाया जाता है। सिरके में 5 से 8% एसिटिक एसिड होता है। कितना होता है सिरके के अंदर? 5 से 8% एसिटिक एसिड होता है। और बाकी क्या होता है इसमें? 5 से 8% के अलावा जल होता है, वाटर होता है। तो इस प्रकार से अगर हम जल में 5 से 8% क्या मिलाते हैं? एसिटिक अम्ल मिलाते हैं तो क्या बन जाएगा? सिरका बन जाएगा। और ये सभी के घरों में उपयोग होने वाला है। तो कहने का मतलब है कि हमारे पास एथेनोइक अम्ल जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण यौगिक है। इसके बाद हम चलते हैं एथेनोइक अम्ल के भौतिक गुणों की ओर कि एथेनोइक अम्ल भौतिक रूप से कैसा होता है। आइए जानते हैं एथेनोइक अम्ल के भौतिक गुण। आइए देखते हैं एथेनोइक अम्ल के भौतिक गुण। पहला देखिए, सबसे पहले एथेनोइक अम्ल जो होता है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में। और द्रव भी कैसा होगा? रंगहीन, रंगहीन द्रव होगा जिसका स्वाद खट्टा होगा, सावर टेस्ट, खट्टा। ठीक है, चलिए हम लिखते हैं यहां पर क्या होगा पहला भौतिक गुण? यह है रंगहीन, कोई रंग नहीं होगा, यह रंगहीन द्रव के रूप में पाया जाता है। जिसका स्वाद अर्थात टेस्ट कैसा होगा? खट्टा होता है, जिसका स्वाद खट्टा होता है। ये इसका पहला गुण है। एथेनोइक अम्ल द्रव अवस्था में पाया जाता है जिसका कोई रंग नहीं होता, और इसको अगर हम टेस्ट करके देखेंगे, जीभ से चख करके देखेंगे तो वह हमें खट्टा लगेगा अर्थात सावर टेस्ट होगा, खट्टा लगेगा हमें, सावर टेस्ट का होगा, खट्टापन आएगा। ठीक है, इसके अलावा हम चलते हैं इसके दूसरे भौतिक गुण की ओर। जो एथेनोइक अम्ल है इसके अंदर जो गंध आएगी वो सिरके की जैसी आएगी। दूसरा हमारे पास यहां पर रहेगा, इसमें सिरके की गंध इसमें सिरके की गंध महसूस होती है। अर्थात अगर हम इसको सूंघ कर देखेंगे, अगर हम इसको सूंघ कर देखते हैं तो इसकी जो स्मेल है वो कैसी है? लाइक विनेगर, सिरके की तरह। जैसे सिरके की आती, सिरका सभी आप देख भी सकते हो, स्मेल भी कर सकते हो, सभी के घर में होता है। तो इसमें सिरके की तरह गंध महसूस होती है।
ठीक है, आइए अब हम इसका देखते हैं तीसरा भौतिक गुण। इसके अगर हम क्वथनांक की बात करें, इसके यदि हम क्वथनांक की बात करें तो इसका क्वथनांक होता है 118 डिग्री सेल्सियस। अर्थात अगर हम एथेनोइक अम्ल को गर्म करना शुरू करें तो 118 डिग्री सेल्सियस पर ये उबलने लग जाएगा। देखिए इसका क्वथनांक अर्थात बॉइलिंग पॉइंट, इसका क्वथनांक 118 डिग्री सेल्सियस होता है। इसमें जो मेल्टिंग पॉइंट अगर हम इसका निकालेंगे, इसका यदि हम मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे तो 118 डिग्री सेल्सियस होगा। 118 डिग्री सेल्सियस पर ये उबलने लगेगा। परंतु यदि हम इसको ठंडा करते चले जाएं, यदि हम इसको ठंडा करते चले जाएं और हम इसको जमा दें, अर्थात 0 डिग्री से नीचे तापमान पर ले जाएं, तो ये बर्फ की तरह ठोस बन जाएगा, जिसको हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं। यदि इसको ठंडा किया जाए, ठंडा किया जाए तो यह बर्फ की तरह जम जाता है। यदि हम एथेनोइक अम्ल को ठंडा करते हैं तो यह बर्फ की तरह जम जाता है और उस जमे हुए एथेनोइक अम्ल को ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं, जिसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं। ये हमारे पास था इसका चौथा भौतिक गुण कि यदि एथेनोइक अम्ल को हम ठंडा करते चले जाएं तो ये बर्फ की तरह जम जाएगा, बर्फ की तरह लगेगा। उस जमे हुए एथेनोइक अम्ल को ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड अर्थात बर्फीला एसिटिक एसिड कहें। ठीक है, ये हमारे पास इसके 4 गुण हो गए। एक गुण और मैं बताना चाहूंगा, ये देखिए, और वो गुण सबसे महत्वपूर्ण भी है कि जो एथेनोइक अम्ल, देखिए इसके पीछे अम्ल लगा हुआ है, और अम्ल अर्थात एसिड, तो एसिड जो होते हैं वो क्या करते हैं, एसिड ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में बदलते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल लिटमस में बदल देते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको बताना है कि इसकी प्रकृति, जो एसिटिक एसिड है, एथेनोइक अम्ल है, इसकी प्रकृति कैसी होती है, इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। कैसी होती है, इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। और अम्ल क्या करते हैं, अम्ल नीले लिटमस सॉल्यूशन या नीले लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र या लाल लिटमस सॉल्यूशन में बदल देते हैं। तो इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ एथेनोइक अम्ल के भौतिक गुण थे। आइए अब हम चलते हैं एथेनोइक अम्ल के रासायनिक गुणों की ओर। चलिए, एथेनोइक अम्ल के रासायनिक गुणधर्म। जो एथेनोइक अम्ल है रासायनिक रूप से अभिक्रियाशील है, बहुत सारी अभिक्रियाएं देता है। एथेनोइक अम्ल के अगर हम रासायनिक गुणधर्मों में पहले गुणधर्म की ओर चलते हैं तो हम सबसे पहले लेते हैं एथेनोइक अम्ल की सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, अर्थात कोई भी कार्बोनेट हो उसके साथ अभिक्रिया। सोडियम पहला गुणधर्म है इसका, सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। यदि हम एथेनोइक अम्ल को सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, देखिए, सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। सोडियम कार्बोनेट, सबसे पहले हम इसको अभिक्रिया करवाते हैं तो एथेनोइक अम्ल का सूत्र लिखेंगे। एथेनोइक अम्ल का सूत्र CH3COOH, ये हो गया एथेनोइक अम्ल।
और इसको हमें किसके साथ अभिक्रिया करवाना है, सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाना है। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, Na2CO3, ये सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है। जब हम इसको सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ये क्या है हमारे पास, एथेनोइक एसिड है। सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं, ये देखिए क्या होने वाला है, जो सोडियम धातु है क्या करेगी, यहां आएगी एथेनोइक अम्ल से और इस हाइड्रोजन को यहां से हटा देगी। ये जो हाइड्रोजन है यहां से रिमूव कर दिया जाएगा, किसके द्वारा, सोडियम के द्वारा, और सोडियम खुद यहां आकर के जुट जाएगा। तो क्या बनेगा, देखिए CH3COO और उसके बाद Na यहां आ जाएगा, तो बनने वाला है CH3COO और Na। ये देखिए आ गया, H की जगह पे H यहां से निकल जाएगा। H निकल करके क्या बनाने वाला है, H के साथ साथ देखिए यहां पर O जो है वो भी रहेगा, तो H2O बन जाएगा यहाँ पर जल, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से ये जो अभिक्रिया है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, क्योंकि इस अभिक्रिया को हम टेस्ट के लिए अर्थात परीक्षण के लिए इस्तेमाल करते हैं। किसका परीक्षण करने के लिए, हम एथेनोइक एसिड अर्थात किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का परीक्षण करना चाहते हैं, टेस्ट करना चाहते हैं, तो हम सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवा देंगे। और सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाने पर यदि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई तो कंफर्म होगा कि एथेनोइक अम्ल ही है। ठीक है, अब ये कैसे कंफर्म होगा कि निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है, जब हम इस दिए हुए सैंपल के साथ सोडियम कार्बोनेट को अभिक्रिया करवाते हैं तो उसमें बबल्स बनेंगे, गैस के बबूले निकलेंगे, उनको हम एक ट्यूब के द्वारा किसमें से गुजार देंगे, एक पाइप के द्वारा हम उनको, डिलीवरी ट्यूब के द्वारा हम उनको लाइम वाटर में से गुजार देंगे। जब हम उसको लाइम वाटर में से गुजारेंगे तो उस लाइम वाटर का कलर जो है वो मिल्की हो जाएगा, दूधिया रंग हो जाएगा। लाइम वाटर को चूने का पानी भी कहते हैं। तो चूने के पानी में से जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को गैस गुजारते हैं, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को गुजारते हैं, इसका पता लगाने के लिए कि निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, हम क्या करते हैं, हम एक परख नली में चूने का पानी अर्थात लाइम वाटर ले लेंगे और उसमें से बनने वाली ये जो गैस बनेगी इसको उसमें से गुजार के देख लेंगे। यदि उस चूने के पानी का रंग दूधिया हो जाए, मिल्की हो जाए, तो हम कह देंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वरना नहीं है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हमने कंफर्म किया। कार्बन डाइऑक्साइड गैस यदि बनी किसी यौगिक को सोडियम कार्बोनेट के साथ मिलाने पर, तो वो यौगिक क्या हो सकता है, वो यौगिक एथेनोइक अम्ल हो सकता है अर्थात कार्बोक्सिलिक अम्ल हो सकता है। तो वहां पर कार्बोक्सिलिक अम्ल के परीक्षण के लिए इस रिएक्शन का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा कि एथेनोइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके क्या बना देगा, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट बना देगा। ये सोडियम एसीटेट बनेगा, Na सोडियम और CH3COO एसीटेट आयन होते हैं, तो सोडियम एसीटेट बन जाएगा जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ। आइए अब हम चलते हैं इसी प्रकार की एक और अभिक्रिया के ऊपर। वो जो अभिक्रिया है वो हम एथेनोइक अम्ल के साथ ही करवाएंगे, लेकिन सोडियम कार्बोनेट की नहीं, सोडियम बाइकार्बोनेट की। दूसरा हमारे पास यहां पे रासायनिक गुणधर्म रहेगा सोडियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, के साथ अभिक्रिया। जब हम एथेनोइक अम्ल को सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, देखिए बहुत आसान सी अभिक्रिया है। एथेनोइक अम्ल लिया हमने CH3COOH, एथेनोइक अम्ल हो गया। इसको हमने किसके साथ अभिक्रिया करवानी है, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र होता है NaHCO3। ठीक है, तो हम यहाँ पे किसके साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं, उसकी NaHCO3 के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं। ये क्या है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट।
इसके नीचे मैं लिख देता हूं सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट है, और ये हमारे पास एसिटिक एसिड है, अर्थात क्या है, एथेनोइक अम्ल है। एथेनोइक अम्ल को सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाया तो क्या बनने वाला है, वही बनने वाला है जो सोडियम कार्बोनेट के साथ बना था, अर्थात सोडियम एसिटेट बनेगा, जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। देखिए यहाँ पर क्या बनने वाला है, CH3। क्यों बना, क्योंकि यहाँ पर जो सोडियम है ना वो फिर से जाएगा, फिर से हाइड्रोजन को यहाँ से हटा देगा। जब तक एथेनोइक अम्ल के साथ किसी भी सोडियम के यौगिक को हम अभिक्रिया करवाएंगे, सोडियम उस यौगिक में से निकल के और हाइड्रोजन को हटा देगा। यहां पर भी उसने हाइड्रोजन को हटा दिया था और यहां पर भी वही काम करने वाला है वो। तो यहां पर से जब हाइड्रोजन हट जाएगा तो क्या बनेगा, CH3COO और Na आ गया, CH3COO Na ये बन जाएगा, CH3COO Na ये आ गया। देखिए क्या है ये वही है सोडियम एसिटेट, तो ये बन जाएगा सोडियम एसिटेट, सोडियम एसिटेट बनेगा। और क्या बनने वाला है, हाइड्रोजन, और इसका हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन हो गए, एक इसका ऑक्सीजन, क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। और क्या बनेगा, यहां बच गई है कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलेगी। तो इस प्रकार से ये जो अभिक्रिया है ये भी हमारे लिए किसके लिए काम आ सकती है, टेस्ट करने के लिए, परीक्षण करने के लिए। अगर हम परीक्षण करना चाहते हैं कि एसिटिक एसिड है कि नहीं हमारे पास, कोई भी कार्बोक्सिलिक अम्ल है कि नहीं हमारे पास, तो हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी ले सकते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा जो हमारे रसोई घर में उपयोग होता है, और सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा अर्थात कपड़े धोने वाला सोडा। दोनों में थोड़ा ही अंतर है, इसमें Na2CO3 होता है कपड़े धोने वाला सोडा, और जो हम खाने वाला सोडा इस्तेमाल करते हैं किचन में वो होता है NaHCO3 जिसको हम बोलते हैं बेकिंग सोडा। तो ये बेकिंग सोडा भी बोल सकते हैं यहाँ पर। तो बेकिंग सोडा के साथ जब एसिटिक एसिड को अभिक्रिया करवाएंगे तो मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस वही लाइम वाटर को मिल्की कर देगी, अर्थात चूने के पानी को दूधिया कर देगी। अगर दूधिया रंग बन गया इसमें से निकलने वाली गैस की वजह से, तो हम कह देंगे कि हमारे पास जो यौगिक दिया गया है वह एथेनोइक अम्ल या कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ठीक है, तो ये था हमारे पास दूसरा रासायनिक गुणधर्म। अब हम चलते हैं तीसरे रासायनिक गुणधर्म की ओर। देखिए तीसरा हमारे पास गुणधर्म है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सूत्र होता है ना वो होता है NaOH के साथ अभिक्रिया। NaOH के साथ अभिक्रिया करवाएंगे जब हम किसको, एथेनोइक अम्ल को, तो क्या बनने वाला है, देखिए यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया। मैं यहां पर लेता हूं एथेनोइक अम्ल CH3COOH, ठीक है, और किसके साथ अभिक्रिया करवानी है, NaOH के साथ अभिक्रिया करवानी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। क्या है ये, लिख रहा हूं मैं यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये मेरे पास है एसिटिक एसिड अर्थात एथेनोइक अम्ल। ठीक, दोनों को जब अभिक्रिया करवाऊंगा तो क्या बनेगा, वही देखिए यहां पर सोडियम फिर से उपस्थित है। तो मैंने आपको बताया जब तक हम एथेनोइक अम्ल के साथ सोडियम वाले किसी भी यौगिक का रिएक्शन करवाएंगे तो उसमें से सोडियम उसको छोड़ करके आएगा और हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, किसमें से, जो एथेनोइक अम्ल या कोई भी कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा उसमें से। तो यहां से ये हाइड्रोजन हटा देगा, हटाने के बाद ये सोडियम यहां आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, देखिए CH3COO और Na, CH3COO और क्या नाम बताया गया था इसका, इसका नाम बताया गया था सोडियम एसीटेट अर्थात सोडियम इथेनोएट भी बोल देंगे। सोडियम इथेनोएट जो होगा इसका IUPAC नेम होगा और कॉमन नेम है सोडियम एसीटेट, वो बनेगा। और क्या बच गया, H निकला था वो और OH बच गया। H और OH दोनों जुड़ करके क्या बना देंगे, वाटर, H2O बन जाएगा। ये हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया है। जब हम एथेनोइक अम्ल की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो सोडियम एसीटेट बनता है जल के साथ। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने चौथे
गुणधर्म की ओर। जो एथेनोइक अम्ल है उसकी एल्कोहल के साथ अभिक्रिया, देखिए एल्कोहल के साथ अभिक्रिया, एल्कोहल के साथ अभिक्रिया, किसी भी कार्बोक्सिलिक अम्ल की जब हम एल्कोहल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, एल्कोहल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, तो हमने पढ़ा था कि कोई भी एल्कोहल जब किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो एस्टर बनाता है, जिसमें से फलों जैसी खुशबू आती है, भीनी भीनी खुशबू आती है। वही यहां पर भी होने वाला है। देखिए मैं एथेनोइक अम्ल लेता हूं, CH3COOH, हो गया एथेनोइक अम्ल अर्थात कार्बोक्सिलिक अम्ल, और कार्बोक्सिलिक अम्ल को मैं एल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाता हूं। एल्कोहल जो हम पीछे पढ़ के आए, इथेनॉल, वही ले लेते हैं यहां पर C2H5OH, ये देखिए OH जुड़ा हुआ है, एथेनॉल, तो एथेनॉल है यहां पर, ये एथेनॉल, ठीक है। एथेनॉल लिया, यहां पर हमने क्या लिया है, एथेनोइक अम्ल लिया है। एथेनोइक अम्ल अर्थात कार्बोक्सिलिक अम्ल को एल्कोहल के साथ हम अभिक्रिया करवा रहे हैं। करवाने के लिए क्या चाहिए था, कंसंट्रेटेड H2SO4 की कुछ बूंदे चाहिए, और उसमें हमें गर्म करने की जरूरत है। तो जब हम ऐसा करेंगे कि एथेनोइक अम्ल को एथेनॉल के साथ मिला करके और गर्म करते हैं, तो क्या बनता है, एस्टर बनता है। ये जो CH3COOH है, इसका H हटेगा, और यहां से C2H5 है, वो इस H को आकर के हटा देगा। C2H5 H की जगह आगे जुड़ जाएगा, क्या बनने वाला, CH3COO और C2H5, यहां बनने वाला है CH3, ये COO, और क्या जुड़ जाएगा यहां करके, C2H5, ये जुड़ जाएगा, और बचेगा H और OH, ये दोनों जुड़ जाएंगे, और जल बन जाएगा H2O, ये बन जाएगा। ये देखिए इसको क्या बोलेंगे हम, क्या है ये है एक एस्टर। एस्टर क्या होते हैं, जिनमें फलों जैसी खुशबू आती है, भीनी भीनी खुशबू आती है, एस्टर। इसी वजह से इस अभिक्रिया का नाम एस्ट्रिफिकेशन पड़ता है, एस्ट्रीकरण, इंग्लिश में बोलेंगे एस्ट्रिफिकेशन, ठीक है। एस्ट्रीकरण अभिक्रिया हो गई है। तो आपसे पूछा जाए कि एस्ट्रीकरण अभिक्रिया क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल किसी अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करे कंसंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में, और एस्टर का निर्माण करे जल के साथ, वह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया होती है, एस्ट्रीकरण अभिक्रिया होती है। इसको हम एस्ट्रिफिकेशन भी बोलते हैं, एस्ट्रिफिकेशन इंग्लिश में बोलते हैं, एस्ट्रिफिकेशन, द प्रोसेस इन विच carboxylic acids when react with alcohols in the presence of concentrated H2SO4, if they forms ester, that process is called esterification, esterification बोलेंगे। ये जो अभिक्रिया है ये भी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। क्यों, क्योंकि इस अभिक्रिया को भी हम टेस्ट के लिए अर्थात परीक्षण के लिए यूज करते हैं। चाहे हम एथेनोइक अम्ल का परीक्षण कर रहे हो, चाहे हम एथेनॉल का परीक्षण कर रहे हो, तो दोनों ही एथेनॉल या एथेनोइक अम्ल का जब हम परीक्षण करेंगे तो उसमें ये अभिक्रिया इस्तेमाल में लाई जा सकती है। अगर हमें एथेनोइक अम्ल का पता करना है तो हमें दिया हुआ जो सैंपल एथेनोइक अम्ल है उसमें अल्कोहल को जोड़ लेना है अर्थात डाल देना है। जब हम उसमें डाल देंगे, कुछ बूंदे H2SO4 की ऐड करने के बाद गर्म कर देंगे तो उसको सूंघ के देखेंगे। अगर हम उसको सूंघ रहे हैं, उसमें गंध फलों जैसी आ रही है, उसकी खुशबू फल जैसी आ रही है, या उसमें भीनी भीनी खुशबू आ रही है, तो हम कहते हैं एस्टर बन गया है। और एस्टर जिस प्रोसेस में बनता है एस्टरिफिकेशन होता है। एस्टरिफिकेशन कब होती है, जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ एथेनॉल को मिलाते हैं तो हमारे पास दिया हुआ जो पदार्थ है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, अर्थात वो एथेनोइक अम्ल भी हो सकता है। तो इस प्रकार से ये थे हमारे 4 रासायनिक गुणधर्म किसके, एथेनोइक अम्ल के। अब हम चलते हैं इसके उपयोग की ओर कि एथेनोइक अम्ल का उपयोग कहां किया जाता है। देखिए एथेनोइक अम्ल के उपयोग, सबसे पहला उपयोग, एथेनोइक अम्ल का उपयोग हम प्रिजर्वेटिव के रूप में अर्थात किसी भी खाद्य पदार्थ को संरक्षित करने के लिए
हम इसका उपयोग करते हैं। देखिए किसमें उपयोग करते हैं, खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ जैसे कौन कौन से खाद्य पदार्थ, जैसे सॉस, सॉस जो होते हैं, टमाटर सॉस है ना, चटनी है, उनको अगर हमें प्रिजर्व करना है, परिरक्षित करना है, वहां पर हम एथेनोइक अम्ल का उपयोग करते हैं। तो सॉस को, खाद्य पदार्थ जैसे सॉस, अचार, चटनी इत्यादि, और भी बहुत सारे खाद्य पदार्थ हो सकते हैं जहां पर हम एथेनोइक अम्ल को प्रिजर्वेटिव अर्थात परिरक्षक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इत्यादि के परिरक्षण अर्थात प्रिजर्वेटिव के रूप में करते हैं। खाद्य पदार्थ जैसे सॉस, अचार, चटनी इत्यादि के परिरक्षण अर्थात प्रिजर्वेटिव के रूप में हम एथेनोइक अम्ल का उपयोग करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने देखा होगा अचार जो होता है, अचार को डालने के लिए हम सिरके का इस्तेमाल करते हैं। सिरका किससे बनता है, एथेनोइक अम्ल, एसिटिक एसिड अम्ल ही तो है वो, ठीक है। तो वहां पर अचार को बनाना है, काफी दिनों तक देखते हैं हम कि अचार जो है वो खराब नहीं होता। क्यों खराब नहीं हो रहा, क्योंकि उसको बचा के रखा है, प्रिजर्व करके रखा है, किसने, एथेनोइक अम्ल ने, ठीक है। ऐसे ही सॉस होते हैं, वो सॉसेस को बचा के भी यही रखता है। चटनी होती है और बहुत सारी चीजें खाने पीने की जो होती हैं उनमें एथेनोइक अम्ल को मिला देंगे तो वो जल्दी से खराब नहीं होते हैं। दूसरा हम इसका उपयोग आते हैं, दूसरा जो उपयोग होता है, देखिए रबड़ को वल्कनीकृत करने में हम इसका उपयोग करते हैं। जो प्राकृतिक रबड़ होती है वो दूध जैसी चिपचिपी होती है, सफेद रंग की, जो रबड़ के पौधे से उसको कट करके फिर निकाली जाती है, तो वो उसको बोलते हैं लेटेक्स। तो लेटेक्स जो होता है वो दूध या और दूध जैसा पदार्थ होता है, उसको हमें कठोर बनाना है, तो उसको कठोर बनाने में भी हम एथेनोइक अम्ल का उपयोग करते हैं। तो दूसरा हमारे पास यहां पर उपयोग है प्राकृतिक रबड़ को कठोर बनाने में, प्राकृतिक रबड़ को कोगुलेट करने में। नेचुरल रबड़ जो होती है उसको अगर हम कठोर करना चाहते हैं, जमाना चाहते हैं, कोगुलेट करना चाहते हैं, तो प्राकृतिक रबड़ को कठोर बनाने में अर्थात कोगुलेट करने में, जमाने में हम एथेनोइक अम्ल का उपयोग करते हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण उपयोग इसका कि जो एथेनोइक अम्ल होता है ना, उसका उपयोग हम आर्टिफिशियल फाइबर अर्थात कृत्रिम रेशे बनाने में उपयोग करते हैं। कृत्रिम रेशे, सेल्यूलोज एसीटेट, आपने नाम सुना होगा, सेल्यूलोज एसीटेट, जो पेड़ पौधों के अंदर जो सेल्यूलोज होता है, लकड़ी होती है, उसको यदि हम एथेनोइक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवा दें, संकलित कर दें, तो वहां पर क्या बन जाएगा, सेल्यूलोज एसीटेट धागा बन जाएगा, फाइबर। तो सेल्यूलोज एसीटेट जैसे कृत्रिम रेशे बनाने में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तीसरा है हमारे पास सेल्यूलोज एसीटेट, सेल्यूलोज एसीटेट जैसे कृत्रिम रेशे बनाने में हम इसका उपयोग करते हैं। सेल्यूलोज एसीटेट जैसे कृत्रिम रेशे बनाने में भी एथेनोइक अम्ल का उपयोग किया जाता है। अब आते हैं नंबर 4 पर। देखिए नंबर 4 पे इसका उपयोग करते हैं हम एसीटोन बनाने में। एसीटोन, कीटोन होते हैं और एस्टर, एस्टर अभी अभी हमने पढ़ाई था। एसीटोन और एस्टर बनाने में भी हम इसका उपयोग करते हैं। और एसीटोन और एस्टर क्या करते हैं, कृत्रिम गंध पैदा करते हैं अर्थात कृत्रिम स्मेल, आर्टिफिशियल स्मेल। अगर हमें किसी खाने पीने की चीज में डालनी है, किसी और वस्तु में डालनी है, तो वहां पर एसीटोन या एस्टर का उपयोग करेंगे। और एसीटोन और एस्टर दोनों किससे बनाए जाते हैं,
एथेनोइक अम्ल से बनाए जाते हैं। तो एसीटोन और एस्टर बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। एक और ले लेते हैं हम। एथेनोइक अम्ल का उपयोग हम बहुत सारे पदार्थ बनाने में भी करते हैं, जैसे प्लास्टिक और दवाइयां आदि बनाने में। अगर हमें प्लास्टिक बनाना है तो हम एसिटिक एसिड का उपयोग करते हैं, दवाइयां बनानी है तो एसिटिक एसिड का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से एथेनोइक अम्ल अर्थात एसिटिक अम्ल के हमारे पास यहाँ पर ये उपयोग हैं, जिनमें हम एथेनोइक अम्ल का उपयोग करते हैं। इस प्रकार से आज हमने अध्ययन किया एथेनोइक अम्ल का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी जो रासायनिक गुणधर्म है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एथेनोइक अम्ल के रासायनिक गुणधर्म और एथेनॉल के रासायनिक गुणधर्म, इनके अंदर जितनी भी अभिक्रियाएं हैं वो सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा की दृष्टि से आप इनको अवश्य याद करिएगा, समझ के याद करिएगा। फिर भी इन दोनों टॉपिक्स में अगर किसी समीकरण में आपको कोई दिक्कत आती है तो आप अपने अध्यापक से मिल करके अपनी समस्या को हल कर सकते हैं। इसी आशा के साथ कि आपको आज का जो टॉपिक है समझ आया होगा। आप सभी का धन्यवाद।